नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें यार, आज जो है हम लोग 500 सेट कंप्लीट कर लिए। अलग बात है, इस 500 सेट में से यूट्यूब पे सारा वीडियो नहीं अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से 350 400 के 350 नहीं, मतलब 250 वीडियो तो ज़रूर होगा। तो बहुत बड़ी बात है 500 सेट लगातार डिस्कशन करवाना, और कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी बंद हुआ है, लगातार जब से शुरू हुआ है तब से लगातार चलते ही आ रहा है ये सेट, और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो आप लोग जो है, जितने भी लोग कंटिन्यू हैं मेरे प्यारे भाई, आप लोग बाकी जितने भी लोग होंगे जिन तक अगर आप पहुंचा सकते हैं ये वीडियो, अगर किन्हीं को ज़रूरत है तो उनको इसके बारे में बताएं। और आप जितने भी भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा अभी सेट का जो एक्सटेंडर है थोड़ा लेवल कम है, तो उससे परेशान नहीं होना है, वो चीज़ हो जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा। देखिए, का दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल 20 है। दो संख्या का गुणनफल 64 है, यानी x गुना बाई दिया है 64, और इन दोनों संख्याओं का योगफल 20 है। तो कहा संख्याओं का रेशियो आप पिक कर पाएंगे क्या? ऐसा दो नंबर जिसको गुना करें तो 64 हो जाए और जोड़े तो 20 हो जाए, ऐसा कोई दो नंबर देखिए तो। 16 चौक 64 मन में आ रहा है क्या? तो x का वैल्यू अगर 16 बाई का 4 लेंगे तो 16 4 20 और 16 गुना 4 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा ना। सेटिस्फाई कर गया। दोनों संख्या का रेशियो क्या होगा? तो दोनों संख्या, और ध्यान में रखिए ये लाइन क्लियर किया है, पहली संख्या दूसरी से बड़ी है। पहली संख्या x जो है 22 से बड़ा है, तो x 16 बाई हो जाएगा 4, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 16:4। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4:1, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए। ये सब कितना आसान सवाल है कि नहीं? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो 5a बराबर -2b दाएं साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ए और बी का रेशियो लिखिएगा तो 2:5। यहाँ सिमिलरली 5c उधर जाएगा तो 4b बराबर क्या हो जाएगा? 5c। बी और सी का रेशियो लिखिएगा तो 5:4। अब दोनों में कॉमन कौन है? बी, और बी कॉमन है तो वैल्यू भी बी का सेम है, इसका मतलब ये रेशियो ऑलरेडी बैलेंस है। का C/A, तो सी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 2, काट देंगे तो 2:1, ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेना है डिस्कशन, क्योंकि लगभग सवाल लोगों से बन ही जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आराम आराम से 30 सवाल अगर आराम आराम से कराएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा वीडियो बनाने में, तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो जैसे दिक्कत हो जाए एक बार में तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से भी देख सकते हैं, ऑनलाइन में तो यही फायदा है। ठीक, चलिए। देखिए, कहा क्लास के एक समूह में 6 छात्र जो हैं वो अंग्रेजी बोल सकते हैं। कहा 6 छात्र अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश बोलने वाले बच्चों का संख्या कितना है? 6। कहा कि सर 15 छात्र हिंदी बोलता है, 15 बच्चा जो है हिंदी बोलता है, हिंदी बोलने वाले बच्चों का संख्या 15। कहा 6 बच्चा बंगाली बोलता है, 6 छात्र जो है बंगाली बोलता है, तो बंगाली बोलने वाला। कहा कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता, कोई भी छात्र जो है कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता, कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। बढ़िया बात है। मेन है यार कि यहाँ से लाइट उइट मारता है ना तो सही दिखता भी नहीं है, तो इस वजह से कई बार रीडिंग देने में गलती भी हो जाता है। कहा यदि क्लास में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं, 2 छात्र 2 भाषा, कोई भी 2 भाषा, ये वो कोई क्लियर नहीं किया तो कोई भी 2 भाषा मान लेते हैं, ये 2 भाषा बोलने वाले बच्चे 2 ठो हैं। और कहा एक छात्र तीनों भाषा बोलता है, तीनों भाषा बोलने वाले बच्चों का संख्या 1 है। तो कहा क्लास में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए, तो जरा टोटल बच्चा निकालना, क्या कितना आसान है ये पूरा जो सर्कल है ये इंग्लिश को डिनोट कर रहा है, पूरा सर्कल इंग्लिश को डिनोट कर रहा है। तो ओनली इंग्लिश बोलने वाले बच्चों का संख्या हम पूछे कितना है? ओनली इंग्लिश। तो सर पूरा इंग्लिश बोलने वाला 6 है, इसमें से 2 और 1 3 घटा देंगे तो केवल इंग्लिश बोलने वाला बच्चा 3 गो। अच्छा, केवल हिंदी बोलने वाला बच्चा है 15 गो, इसमें से 2 और 1 3 घटा देंगे तो 15 में से 3 गया, तो केवल हिंदी बोलने वाला बच्चा 12 गो। और बंगाली बोलने वाला बच्चा है टोटल 6 गो, उसमें से 6 में से अगर एक बच्चा ये जो तीनों सब्जेक्ट बोल रहा है घटा देंगे
तो ओनली बंगाली बोलने वाले बच्चों का संख्या कितना हो गया 5। तो 12 5 17 और 3 20। ठीक है 20। ये 20 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट या तो हिंदी या तो इंग्लिश या फिर बंगाली बोलते हैं, केवल एक सब्जेक्ट बोलने वाले बच्चों का संख्या 20 है। और इसमें दो और एक तीन, तीन सब्जेक्ट बोलने वाला एक हो, केवल दो सब्जेक्ट बोलने वाला दो को, तो दो और एक तीन ऐड कर देंगे तो टोटल बच्चा हो गया कितना 23। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको का 20 प्रेक्षणों का, प्रेक्षण कहने का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, संख्या भी मान सकते हैं। का 20 ऑब्जर्वेशन है जिसका माध्य, माध्य जस्ट लाइक एवरेज होता है 50 है, 20 संख्या का एवरेज 50 है। का यह पाया गया कि दो प्रेक्षण 13 और 24 को त्रुटि बस 31 और 42 लिख दिया गया। दो प्रेक्षण, एक 13 था और एक 24 था, एक्चुअल में था 13 और 24 और गलती से इसको लिख दिए 31 और 42, है ना। सही में संख्या था एक 13 और दूसरा संख्या था 24 और इसको गलती से लिख दिए हैं 31 और 42। क्लियर है बात यहाँ तक। एक बात बताइए, अगर सही सही लिखते तो योग कितना आता मेरे प्यारे भाई 37। अब गलती से 31 42 लिख दिए तो योग ले लिए आप कितना 73, है ना। लेना था योग 37 लेकिन योग ले लिए 73, यानी कि कितना ज्यादा ले लिए जरा बताइए। तो आप बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के कि सर जी 36 योग बढ़ गया। एक्चुअल में योग था 37 पर गलती से ले लिए 73, यानी कि 36 ज्यादा ले लिए। तो योग में अगर 36 का वृद्धि, तो ये जानना चाहिएगा ना कि सर योग अगर 36 बढ़ गया मीन्स एवरेज कितना बढ़ा है। तो एवरेज में अगर वृद्धि निकालना चाहेंगे कि एवरेज में कितने का वृद्धि हुआ, तो योग को एवरेज में लाएंगे तो टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। और नंबर है क्या वो 20, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 10 बार कट जाएगा, 2 से 18 बार 18/10 यानी 1.5 एवरेज बढ़ेगा। कहा कि बताइए सही एवरेज क्या। सर एवरेज में 1.8 का वृद्धि हो गया और उसके बाद एवरेज निकाले हैं 50। एवरेज 1 पॉइंट बढ़ गया ना, गलती से आप योग 36 ज्यादा ले लिए, एवरेज 1.8 ज्यादा ले लिए यार, और आपने एवरेज निकाल दिया 50। 1.8 ज्यादा ले लिए और एवरेज 50 निकाल दिए, यानी एक्चुअल में एवरेज कितना होगा, तो 1.8 कम होगा। तो ये 1.8 घटा दीजिएगा 2, 48.2। ऑप्शन नंबर, आसान सा ही सवाल है, बहुत बार ऐसा सवाल कर चुके हैं। देखिए कहा कि कोई दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है, 455 रुपया में कोई वस्तु हानि पर बेचता है। दो तरीका है, जो अच्छा लगे उससे आप सवाल को कर लीजिएगा। कहा 455 रुपया में कोई वस्तु बेचता है हानि पर। कहा कि पहले बेचा है 455 रुपया में तो उसको कुछ लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। कहा 455 रुपया में बेचा तो उसको कुछ हानि हो गया है। अब आगे पढ़िए तो आगे कहा इस वस्तु को अगर 490 में बेचता तो उसे हुई हानि का 4 गुना के बराबर लाभ होता है। अगर वो 490 रुपया में बेचता तो पूर्व हानि का 4 गुना लाभ होता है। 4 गुना क्या होता है, लाभ। यानी कि पहले अगर हानि 1 का होता था तो लाभ कितने का होगा, 4 का होगा। क्लियर है बात, हो गया काम कर। एक छोटा सा बात आप सबको ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है, पता होना चाहिए ये चीज कि सर विक्रयमूल्य का जो अंतर होता है लाभ और हानि के अंतर के बराबर, विक्रयमूल्य का अंतर लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। तो 455 और 490 का अंतर कितना हो गया 5, यानी कि 35 का। अच्छा लॉस प्रॉफिट दो चिन्ह अंतर जुटेगा, 1 का 4 5, तो अनुपात में अंतर 5 का, एक्चुअल में 35, तो 1 यूनिट बराबर कितना 7, 1 यूनिट 7 है। तो बताइए लॉस कितने का हो गया, लॉस है 1 1 यानी 7 का। तो यहाँ से क्रयमूल्य निकल जाएगा कि 455 रुपया में सामान को बेचे हैं, 7 का लॉस हुआ है, तो क्रयमूल्य कितना होगा 455 में विक्रयमूल्य में लॉस जोड़ देंगे क्रयमूल्य आ जाएगा, तो 7 ऐड कर दीजिएगा तो क्रयमूल्य आ गया 462। अब कहा कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा। तो सर 462 रुपया में खरीदा है, क्रयमूल्य निकाले हैं ना, यहाँ देखिए तो क्रयमूल्य है 462 का, 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो बेचना पड़ेगा कितना में 125% में। तो 25 पचे 25 चौक, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, गुना करिएगा तो 5 तिया 5 तिया 15, 5 दूना 10 है कि 11/2, तो 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 सते 14, 577 पॉइंट समथिंग है, ऑप्शन ए। ठीक है चलिए, का इसको सॉल्व करना है। एक बात जरा बताइए तो आप लोग,
ये 47, बेस सबका सेम है क्या, सबका बेस सेम है 47 है ना। और बीच में डिवाइड और मल्टीप्लाई आप सबको पता ही है कि सर अगर डिवाइड होता है बीच में बेस सेम, बीच में डिवाइड है पावर घटेगा, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो यहाँ 3/2 को लिख सकते हैं 1.5, 1 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 5, 1.5 लिख सकते हैं ना। तो आप बताइए बेस सेम है बीच में डिवाइड मल्टीप्लाई है, डिवाइड है तो पावर घट जाएगा, 7.5 में से 1.5 घटा, लिख ही देते हैं एक बार, 7.5 माइनस 1.5, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा प्लस, और यह है -3 तो प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा 3, और बाहर वाला को रहने दें अभी। तो 47 के पावर बताइए, तो 7.5 में से 1.5 जाएगा मेरे प्यारे भाई, बच जाएगा कितना, 7.5 में से 1.5 जाएगा, बच जाएगा 6, हाँ 6 में से 3 जाएगा, 3 बच जाएगा, और बराबर के दाएं साइड है √47। अब पावर में पूछ रहा है वाट, वाट यानी एक्स, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, इधर रूट हटाने के लिए स्क्वायर, तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो 47 के पावर 3 है, और कंप्लीट टू दी पावर 2 करेंगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 6, ऐसा नहीं कि स्क्वायर करके 9 मत कर दीजिएगा, जब कंप्लीट का पावर 2 देंगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई 3 दूना 6 होगा, और दाएं साइड जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, बच जाएगा 47 के पावर x, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके ना, चलिए देखिए तो का चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई राशि 6,000 की धन राशि 3 वर्षों में बढ़कर 7986 हो जाता है, तो ब्याज की दर, सुनिए ना, उधार लिए हैं 6,000 रुपया, और ये पैसा 3 साल में, कितने साल में, 3 साल में हो गया, यानी कि अमाउंट दिया है, हो गया कितना 7986, क्लियर है बात। अब पूछा है कि ब्याज का दर, सर ब्याज का दर रेट पूछा है, रेट क्या होता है, रेट 1 ईयर का जो ब्याज होता है उसी को रेट कहते हैं। तो 3 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मालूम है, 1 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालना है, तो क्यूब रूट कर लेते हैं यार, पहले तो रेशियो ले लेते हैं, 6 से कट जाएगा 1000 बार में, और 6 से 1, 6 3 18, 6 3 18 6 कम, 3 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मालूम है, 1 साल का निकालना है तो क्यूब रूट कर देना होगा, तो 1000, 3 साल का प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है, 1 साल का निकालना है तो क्यूब रूट करना है, तो 1000 का क्यूब रूट कितना 10, 1331 का क्यूब रूट 11। तो एक बात बताइए कितना ब्याज दर, तो सर मूलधन है 10, 1 साल में हो गया 11, यानी कि ब्याज मिला एक का ब्याज मिला कितना पर 10 पर, 1/10 यानी क्या परसेंट, 10% हो गया। चलिए देखिए कहा ए ने 2 बैंक में समान धनराशि का निवेश किया जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करता है। दो समान धनराशि को 2 बैंक में निवेश किया, पहला बैंक में 10% के दर से ब्याज मिलता है और दूसरा बैंक से 12% के दर से ब्याज मिलता है। का वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 मिलता है, 1 साल के बाद टोटल 1650 रुपए ब्याज मिला है। तो कहा प्रत्येक बैंक में निवेशित धनराशि, एक बात बताइए, पहला बैंक जो है 1 साल में 10% ब्याज दे रहा है और दूसरा बैंक 1 साल में 12% ब्याज दे रहा है, दोनों बैंक को मिलाकर टोटल 1 साल में ब्याज हो गया कितना 22%, लेकिन एक्चुअल में ब्याज है कितना 1650, तो 22% 1650, और निवेशित धनराशि कहने का मतलब प्रिंसिपल पूछा है और परसेंट के रूप में प्रिंसिपल फिक्स है, कितना होता है 100%, 1650/22 गुना 100, 2 से 11 बार में और 2 से 50 बार में, 11 एकम 11 पचे 55 जीरो, 15 पचे 75 और डबल जीरो, ऑप्शन बी क्लियर। देखिए कहा राजू रवि के तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, राजू जो है रवि के तुलना में, राजू रवि के तुलना में 3 गुना अधिक है, तो रवि अगर 1 है तो इसका 3 गुना अधिक यानी कि 3 एफिशिएंट है, एफिशिएंसी का रेशियो। कहा कि एक काम को पूरा करने में उससे 20 दिन कम लेता है, 20 दिन कम लेता है, ये समय का अंतर दिया, तो एफिशिएंसी का रेशियो मालूम है, टाइम का रेशियो इसका इन्वर्स हो जाएगा। एक बात जरा बताइए, का रवि उस काम को पूरा करने में कितना समय, आप बताइए राजू को रवि से अनुपात में कितना समय कम लग रहा है 2, पर एक्चुअल में कितना दिन कम ले रहा है 20 दिन, 2 यूनिट 20 दिन, तो 1 यूनिट बराबर कै दिन हो गया 10 दिन,
1 यूनिट 10 दिन। तो कहा रवि को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? रवि को 3 यूनिट, 1 = 10 तो 3 यूनिट = 10 × 30 = 30 दिन। ऑप्शन ठीक है ना। देखिए कहा कि बाबू ने 3 लाख रुपए जो है एक कार, 3 लाख रुपए की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। बाबू जो है वो 3 लाख का अपने लिए कार खरीद लिया, बेटवा के लिए 1 लाख का एक बाइक खरीद लिया। कार को 10% लाभ और बाइक को 20% हानि पर बेच दिया। निबल लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए ना एक चीज बताइए, 3 लाख का कार खरीदा है और उस पर 10% लाभ हुआ, तो 3 लाख का अगर 10% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 3 पर 4 जीरो आ जाएगा, 30,000। अच्छा कहा कि बाइक को 20% हानि पर बेच दिया, तो 1 लाख का 20% निकालिएगा तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 20 पर 3 जीरो, यानी कि 5 जीरो न हो जाएगा टोटल, 3 एक 4 जीरो होगा, यानी कि 20,000 रुपया बाइक पर लॉस हो गया। तो ओवरऑल कितने का लॉस हुआ है? तो आप बोलेंगे 10,000, क्योंकि कार पर 30,000 का हानि लाभ हुआ है और बाइक पर 20,000 का हानि हो गया है, तो ओवरऑल 10,000 का ना प्रॉफिट हुआ। बाबूजी 30,000 का लाभ कमाए, अब बेटवा बाइक को 20,000 हानि में बेच दिया, तो दोनों को मिलाकर ओवरऑल 10,000 रुपए का लाभ हुआ है। 10,000 का लाभ हुआ है, ओवरऑल कितना? 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख पे। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5/2, यानी कि 2.5% का प्रॉफिट होगा। 2.5% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी। हानि नहीं, लाभ होगा। ठीक है चलिए देखिए, का एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार के, का एक लंबवृत्तीय शंकु है, का इस शंकु का आयतन गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार के त्रिज्या की आधी है। गोला का जो रेडियस है शंकु के रेडियस का आधा है। शंकु का रेडियस अगर 2 है, चूंकि रेशियो पूछा है तो रियल नंबर मानने का जरूरत नहीं है, अब 2 मान लेते हैं। आर एक सूक्ष्म भी मान के बना सकते हैं, जैसे रेडियस आर मान लिए तो आधा r/2, लेकिन रेशियो पूछा है तो न्यूमेरिकल मान लेते हैं। तो शंकु का रेडियस 2 है तो गोले का रेडियस 1 हो जाएगा। आगे कहा कि शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो पूछा है। अच्छा रेशियो ही पूछा है, तब तो मानना पड़ेगा यार, इसी का पूछा है। दिया है कोई गोले के बराबर है, उसकी त्रिज्या त्रिज्या उस गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार के त्रिज्या से आधी। सही तो है, इसका अगर r है तो इसका r/2 हो जाए। आयतन बराबर है, आयतन क्या है तो बड़ा, एक बात बताइए, इसका हाइट h है, ठीक है ना। शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात, शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का क्या पूछ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4π/3 r³, r/2 का क्यू तो r³/8, π/3 से π/3 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, हो कट जाएगा। r² से इधर का 2 r कट जाएगा, r को इधर लेकर आइए तो h/r बराबर उधर क्या हो गया 1/8। और पूछ रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या तो r और इसके ऊंचाई यानी कि h का रेशियो क्या होगा, रेडियस 8 है ऊंचाई 1 है, तो 8:1 हो जाए। अच्छा 4 से कट जाएगा, होगा 4 दूना 8, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा सॉरी, और ये अगर 2 हो गया तो रेडियस 2 है हाइट 1 है, तो 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर डी है ना। कोई मेन होता क्या है यार कि लास्ट में अभी 9:30 हो रहा है, ठीक है ना, 9:30 नहीं 8:30 हो रहा है, और सुबह से आदमी वीडियो बना मतलब पढ़ा पढ़ा के थक गया है और वीडियो बनाने का थोड़ा भी इच्छा नहीं करता है। लेकिन हम इस वजह से बनाते हैं कि कम से कम ये चीज़ तो, जैसे सारा सवाल का सॉल्यूशन जब डिस्कशन करा रहे होते हैं तो वहाँ पे टाइम नहीं मिलता, नहीं हो पाता है, तो जैसे भी हो कम से कम लोगों को सॉल्यूशन, क्योंकि किसी को यहाँ सीख इससे थोड़े ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि समझना होता है चीज़ों को, तो हम जैसे भी पढ़ाएं लोग को समझना होता है, बस समझ गए काम खत्म हो गया है कि नहीं। और सेट में इसी का तो ज़रूरत है, सेट में बस सॉल्यूशन भी मिल गया तो काम खत्म हो गया। थोड़े ना क्लास चल रहा है कि क्लास में पढ़ाना है कि पूरा एनर्जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं और इसमें कुछ लोग बोलने लगता है कि अरे एनर्जी नहीं है, इस तरह से पढ़ा रहे हैं।
तो यार समझिए मेरा मजबूरी है, मेरे जगह पे आप होते तो आप तो खड़ा भी नहीं हो पाते। देखिए, कहा कि 40% वस्तु को 2% के हानि पर बेचता है, 40% वस्तु को 2% के हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखें यार 40% वस्तु को 2% हानि पर बेचा है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कांस्टेंट है, मान लेते हैं सब इक्वल कॉस्ट प्राइस है, सारे वस्तु का कॉस्ट प्राइस इक्वल है यानी कांस्टेंट है, 100 एक कुछ भी मान सकते हैं, कांस्टेंट है ही तो कुछ भी मान सकते हैं। देखिए 40% वस्तु यानी कि 2/5 भाग वस्तु को 2% हानि पर बेचा है, तो ओनली हानि कितना हुआ, तो 2/5 का 2% हानि हुआ है, तो इसको माइनस से डिनोट करिए। का शेष वस्तु, सर 2/5 बेच दिए, 2/5 बेच दिए तो शेष बचा 3/5, और इस बचे हुए वस्तु को 4% लाभ पर बेचे तो ओनली लाभ कितना, तो 3/5 का 4% लाभ है, तो प्लस से डिनोट किए। इतना का हानि हुआ, इतना का लाभ हुआ, और इन सबको मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितने का, 250 का। देखिए तो एलसीएम हो जाएगा 5 -4, 2×2=4, -4 और -12, -4 सॉरी +12, 8% हो जाएगा। अब बराबर में 250। क्रैमुल पूछा है, क्रैमुल कहने का मतलब क्या हुआ, 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% अगर डायरेक्टे निकालिएगा तो कैलकुलेशन करिए तो क्रॉस करेंगे तो 5 ऊपर न चला जाएगा, तो 250 गुना 5 या बट्टा में 8 और गुना 100, काटिए तो 4 से 25 बार में, 4 से 2 बार में, हाँ 2 से 1, 2×2=4, 2×5=20, 125, 25×5 125, 125 गुना 125, 15,625, 15,625 ऑप्शन डी ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2, 3, 5 और 7 से पूर्णतः कट जाए। अच्छा 2 से कट जाना चाहिए, 2 से 2, 3, 7, 5 से कट जाए, यही चीज ना कहा, तो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, 7 से भी कटे, यानी इन सब के एलसीएम से कट जाए, तो 2, 3, 5, 7 का एलसीएम 2 3 6 5 30, 30 7 210, तो 210 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 210 से डिवाइड करिए तो 7 बार में लग जाएगा 0, 7 एकम 7, 7 दूना 14, शेष बच गया कितना, 79, ये शेष बच गया। अब कहा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर देखें यार, यहाँ से दो तरीका, एक तो जो रिमाइंडर बचा है इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा ना, जो रिजल्ट आएगा वो भी 210 से पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर भाजक और शेष के डिफरेंस को, भाजक और शेष का डिफरेंस, तो 210 और 79 का अंतर 1, 3, 131, अगर इसमें ऐड करेंगे ना तो भी जो परिणाम आएगा वो 210 से कटेगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप इस बात को समझ पा रहे हैं, हमने बोला क्या कि जो शेष बचा है इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाने पर जो परिणाम आएगा वो भी 210 से कटेगा, या फिर अगर इन दोनों के अंतर को जोड़ेंगे जो परिणाम आएगा वो भी 210 से पूरा पूरा कटेगा। सवाल में अगर पूछता ना कि बताइए 1549 में कम से कम कितना घटा दें ताकि इन सब से कट जाए, घटाने को बोलता तो आंसर करते 79, लेकिन पूछा है कि 1549 में कम से कम क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, तो भाजक और शेष के अंतर को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो कटेगा, तो क्या जोड़े, तो 131 ऑप्शन बी। ओके देखिए, का एक व्यक्ति मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से 2/3% अधिक है, का उसका मासिक व्यय, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर खर्च जो है उसके मासिक बचत से, सेविंग से अधिक है, कितना अधिक है, 66 से 2/3, 66 से 2/3% का फ्रैक्शन होता है 2/3, का उसका जो खर्च है सेविंग से 2/3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सेविंग से, किससे, सेविंग से, यानी कि सेविंग अगर 3 है तो खर्चा 2 ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 ज्यादा यानी कितना होगा, 5 होगा, तो सर खर्च किया है 5, बचा के रखा है 3, तो इनकम होगा कितना, 8। आगे कहा उसकी मासिक आय में 44% वृद्धि होता है, मासिक आय 44% बढ़ जाता है, तो इनकम है 8, 8 का 44% निकालेंगे तो पॉइंट में ना आएगा, 2 जीरो लगा लेते हैं। अब कहा 800 का 44%, जो लोग डायरेक्ट कर लेंगे कैलकुलेशन, बढ़िया नहीं कर पाएंगे तो 800 का 44%, सर परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, यानी कि इनकम 352 क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है?
और नहीं तो डायरेक्ट परसेंट देखेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 अति 35। इनकम पहले 800 रुपया था, आज जो है आपको 352 रुपये एक्स्ट्रा इनकम हुआ है। पहले 800 रुपया इनकम था, आज 352 एक्स्ट्रा इनकम हुआ। हम पूछे कि आज आपका इनकम क्या है, तो 352 ज्यादा है, यानी कि 1152 आज इनकम है आपका। लेकिन इस 1152 का कोई यूज नहीं है, यहाँ से फालतू में इससे भी बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। डायरेक्ट इनकम है 500, आज 352 एक्स्ट्रा इनकम हुआ। आगे बढ़िए, का उसके व्यय में 60% वृद्धि, एक्सपेंडिचर 60% बढ़ गया, तो 500 का 60% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 6 पचे 30, यानी कि 300 खर्चा बढ़ गया। तो एक बात बताइए, 352 रुपया एक्स्ट्रा कमा कर लाए, उसमें से 300 एक्स्ट्रा उड़ा दिए, तो घर पर एक्स्ट्रा सेविंग किए कितना, 352 में से 300 उड़ा दिए तो बचा के रखे 52 रुपया एक्स्ट्रा। सेविंग कितना एक्स्ट्रा हुआ है, 52, 52 सेविंग एक्स्ट्रा हुआ है, 52 यूनिट एक्स्ट्रा सेविंग किए, पर एक्चुअल में बचत कितना बढ़ गया, 1040। अनुपात में 52 बढ़ गया, पर एक्चुअल में 1040 बढ़ गया, तो 52 यूनिट बराबर 1040, यानी कि 20 गुना है। अरे 52 दूना 104, और जीरो और लगा दिए, तो 20 गुना है। तो सवाल का आरंभिक व्यय, तो इनकम की सॉरी व्यय यानी खर्च, आरंभिक खर्च 500 था ना, तो 500 गुना 20, तो 5 दूना 10, 10 पर 3 जीरो यानी कि 10,000, ऑप्शन सी। क्या बोलते हैं, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए देखिए, तो कहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, ये तो सेम है अभी की 131 हो जाएगा, है ना, रिपीटेड है। देखिए कहा एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 1008 डिग्री है। समबाहुभुज की भुजा की संख्या, आंतरिक कोण 1008 है, तो भुजा की संख्या कितना आसान है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण कितना है, 1008 है। समबाहुभुज का आंतरिक कोण 1008 है, और आंतरिक कोण क्या होता है, n इन -2 इंटू 180 बट्टा n, आंतरिक कोण, लेकिन दिया है कितना 108। आंतरिक कोण का योग नहीं बोला, आंतरिक कोण बोला है। योग बोलेगा तो सभी अंतः कोणों का योग, अगर कुछ नहीं बोला है, एक अगर क्लियर नहीं लिखा है, केवल लिखा है कि अंतः कोण, किसी पॉलीगन का अंतः कोण इतना डिग्री है, तो आप समझ जाइए कि एक अंतः कोण की बात कर रहा है। जब कुछ ना लिखे मतलब एक अंतः कोण। ठीक है, अब काटिए तो 36 पचे 180, 36 तिया 108, क्रॉस करेंगे तो 5n -10 बराबर 3n, 3n इधर आएगा 2n बराबर 10, तो n बराबर 5 हो जाएगा ना। देखिए कहा आरोही अवरोही यानी घटते क्रम में अरेंज करना है। किस क्रम में अरेंज करना है, घटते क्रम में, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड से बना सकते हैं। घटते क्रम में बोला है तो सारे ऑप्शन में भिन्न सेम ही है, बस आगे पीछे है। तो एक बात जरा देखिए, तो घटते क्रम में यहाँ 11 है, 2 13, 16 और 1 17, 6 और 1 7, 5 और 1 6, तो इन तीनों में गैप सेम है। और अगर अंश हर का अंतर सेम होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न होता है, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो सबसे। तो ये तो क्लियर हो गया कि इन तीनों में सबसे बड़ा है ये, इन तीनों की केवल बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये। ठीक है, अब जिस ऑप्शन में देख लीजिए, किस ऑप्शन में जो है ये अरेंज है। अच्छा, ये 11/13 देख लीजिए, तो 11/13 क्या सबसे छोटा अवरोही यानी घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा, इससे बड़ा है क्या, देखिए तो 17 एकम 17 हाथ में रहा। या फिर पता है एक आसान सा तरीका हम बताएं चेक करने का, क्या, ये तो ठीक है ऐसे भी। अंतर देखिए, तो अंतर कितना है 2, अंतर कितना है 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पचे 10, 5.5 हो जाएगा। यहाँ अंतर 1 से तो 16, ये तो ऐसे ही पकड़ लेंगे, यहाँ 6 और यहाँ 1, 5 हो गया। तो बताइए अब रोही यानी घटते क्रम, घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ा 16 है, तो सबसे बड़ा 16/17, उसके बाद 6 है यानी कि 6/7, उसके बाद 5.5 यानी 11/13, और सबसे छोटा है 5/6। कौन सा ऑप्शन है ऐसा हो, 16 6 11 5, ऑप्शन बी। तो ये सबसे अच्छा, 10 तरह का रूल याद रखने से अच्छा डिफरेंस जो होगा आंसर के डिफरेंस से भाग दे दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए का ए द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप सबको पता है केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है।
का ए द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और 13 साइन ए बराबर -12। बताइए यहाँ से 13 साइन ए डायरेक्ट बोलिए तो जरा मेरे प्यारे भाई, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ए बराबर क्या होगा, -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, गुना वाला 13 बट्टा में हो जाएगा, तो साइन होता है P बट्टा H। तो बताइए B कितना हो जाएगा, 5, ट्रिपलेट 5 12 13, है ना। अब को बोला है साइन ए, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा करिए आराम से। 5 साइन ए का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया ही है 12/13, तो 5 गुना 12/13, 12×5 60/13 हो गया, प्लस 12 गुना कॉस ए, कॉस होता है B/H, B/H यानी कि 5/13। लेकिन ध्यान से कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस टेन, टेन होता है P/B, 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 P है 12 और B है 5, P12 B5, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। लेकिन ध्यान से सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, यहाँ प्लस था तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। और माइनस सेक है मेरे प्यारे भाई, सेक जरा बताइए तो, सेक होता है H/B, H/B, H है कितना 13, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169/25। सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव ना, तो माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है। एक बात बताइए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस ना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया। हटाइए अब ये सब तमाशा। अब मेन इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कर लीजिए तो जरा, ये 60/13 -12×5 60/13, ये घटिए गया हो, है ना। 60/13 से ये चूंकि माइनस प्लस माइनस माइनस ना, 12×5 60 कट जाएगा, और ये है कितना, एलसीएम हो जाएगा 25, एलसीएम कितना हो जाएगा 25, तो -144 माइनस प्लस 169, तो 25/25 1, और 1 + 1 2, इतना आसान था हो हैं, -1, सॉरी, ये -1 है ना, अरे -100 सही तो है, हो कैसे हो गया, ओफो, सॉरी। स्क्वायर है हो, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस ना हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस है, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस ही रह जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। वो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा यार, या खुदा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी यार सॉरी। और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये सब तो कोई दिक्कत, इधर सही था, और ये एलसीएम हो जाएगा कितना 25, 144 माइनस 169 माइनस का 25 ना, तो ये कट जाएगा तो माइनस का 1, और ये है प्लस का 1, तो 0 हो जाएगा। सॉरी यार सॉरी। देखिए संख्या इतना इतना दो के स्थानीय और 2 और 4 के स्थानीय मानों का, स्थानीय मान करने का मतलब प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, तो 2 का स्थानीय मान देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 यहाँ है, कहाँ है, यहाँ, हाँ 2 पर 5 0 लगा दीजिए। हाँ 4 का स्थानीय मान 4 यहाँ है, 4 पर 2 0, और इसका क्या निकालना है अंतर, 0 0 6 9 9 1 1996। यहाँ जल्दी से मार मत दीजिएगा, 6 6 है लेकिन 96 होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक का ये बहुत कैलकुलेटिव है यार। एक डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, इनका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये x2 y2 है, और इन दोनों बिंदु के बीच का दूरी बोला है, तो दूरी होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, एक बार देख लीजिए दिमाग में छप जाएगा, अभी हटाएंगे इसको, देख लिए ओके। देखिए तो ये बी सी का कोऑर्डिनेट दिया है 3, तो 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया है, ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। ए और इसका कोऑर्डिनेट है 1 1, ये बी है और इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 2 और 7,
और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट है कितना 3 और -3। एक बात बताइए, पूछा क्या है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/सी है। तो ए बी यानी कि इन बिंदुओं के बीच का दूरी आपको निकालना पड़ेगा। ए बी यानी इसके बीच का दूरी, ठीक है ना, ए बी इसके बीच का दूरी। तो ए बी क्या हो जाएगा, तो √अंडर x2 -2। अब -1, थोड़ा सा ध्यान से सावधानी से करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि कैलकुलेशन भी टाइम लग जाएगा यार, तो जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे, टाइम भी दे रहे होंगे, और अगर प्लस माइनस में कहीं छोटा सा भी मिस्टेक हो गया ना तो पूरा काम खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा आराम से करना है। x2 -2, अब -1 -3, -3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45, 45 9 बचे यानी कि 3√5। यहाँ देखिए तो ए सी के बीच का दूरी अगर निकालना है, ए और सी के बीच का दूरी अगर निकालना है, ए सी का दूरी, तो ये होगा √x2 3 -1 2 का स्क्वायर 4, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1, तो -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, 4 20, 16 4 20, 4 पचे 20 यानी कि 2√5। यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालेंगे तो √x2 -x1, x2 यानी कि 3, अब माइनस -2, 3 में से -2 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस -3 -7 -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो ये हो जाएगा 125, 125 25 बचे यानी 5√5। ये इतना तो ये टाइम टेकन है मेरे प्यारे भाई, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं जिससे कि आप इस सवाल को जल्दी कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। और ये जो बता रहे हैं ये समझिए, ये सही है, इसके अलावा कोई और चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, बनाना पड़ेगा। तो 1/AB, ए बी का वैल्यू कितना है तो 3√5, प्लस 1/BC, BC का वैल्यू कितना है 5√5, 1/CA का वैल्यू कितना है, CA का वैल्यू 2√5। तो आप बताइए एलसीएम, 3 5, 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो 3 बचे 15 दूना 30 और √5 हो गया एलसीएम। अच्छा एक तो तरीका ये है, बताइए तो यहाँ 3 से तो 3 10 बार में, ये 5 से 5 6 30, 2 से 15 दूना 30, ठीक है ना, तो इससे छटेगा 31 31 31, नीचे 150 ऊपर 31 होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ भी 31। लेकिन एक चीज़ और है सर, नीचे √5 है तो √5 से रेशनलाइज करना पड़ेगा, बट्टा में कभी रूट वाला इरेशनल फॉर्म नहीं होता, इरेशनल है तो ऊपर नीचे गुना करिए, तो √5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो यही है ऑप्शन है। अरे √5 5, तो 30 गुना 5 150, यही में ना है, वहाँ 150 है बट्टा में लेकिन रूट है ऊपर में नहीं है, काम खत्म। देखिए और इसको बनाइएगा 3 4 बार, तभी जब एकाएक ऐसा सवाल मिल जाएगा तो एग्जाम में फास्ट कर पाएंगे आप, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये मत सोचिए कि अरे इतना टाइम लग जाएगा कैसे बनेगा, बनेगा, आपको गोली की तरह कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। हर सवाल 1 सेकंड 2 सेकंड में नहीं कर सकते आप, टाइम कुछ सवाल ले लेगा 1 से 2 मिनट तक का सवाल समय ले लेता है, कुछ सवाल ऐसा रहेगा। देखिए ये कहा, ये थोड़ा सा 3x - 7y का वैल्यू निकालना, ये देखिए का 10 अंक की ये संख्या है जो 72 से विभाज्य, अच्छा 72 से कट रहा है, 72 से कट रहा है मीन्स 72 का फैक्टर 8 और 9 से भी कटना चाहिए ना। तो कहा कि x के अधिकतम मान के लिए 3x - 7y, x के मैक्सिमम वैल्यू पूछा, x का मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए तो पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं आखिरी से। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का अंतिम से 3 अंक, अगर 8 से कट रहा मीन्स वो कंप्लीट नंबर 8 से कटेगा। एक चीज़ देखिए, मैक्स एक्स का वैल्यू मैक्सिमम रखना है ना, तो एक्स मैक्सिमम बड़ा से शुरू करिए 9 से, तो 9 लेंगे तो 5 9 59, 8 सते 56, 3 8 38 नहीं कटेगा, 8 लीजिए, 8 सते 56, 2 8 28 नहीं कटेगा, 7 8 सते 56, 1 और 8 18 नहीं, 6 8 सते हो ही गया, एक्स का वैल्यू 6 रखना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 6। अब बाई का वैल्यू निकालना है, तो बाई के लिए तो डिजिट का योग ना, डिजिट का योग देखिए तो 9, 6 या 3 9 है, 8 1 9। अब देखिए 5 5 10 और 6 16, बाई प्लस 16, तो बाई का मान क्या लें 2 लेंगे, तो 16 2 18 हो जाएगा, तो बाई का मान 2 हो गया, एक्स का मान 6।
तो 1 से 6 है तो 6 3 18, बाई 2 है तो 7 दूना 14, 18 में से 14 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए देखिए कहा है स्कूल के 10वीं कक्षा के परीक्षा में लड़कियों का औसत, ये तो एलिगेशन का बहुत आसान सवाल है। अब इसमें क्या हम समझा सकते हैं, ये तो खुद से बना लेंगे। गर्ल्स का औसत है 85% और लड़कों का औसत है 83%। का स्कूल में 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत, पूरे बॉयज और गर्ल्स का औसत है 83.7%। बताइए इनका अंतर देखेंगे तो 3 2 यानी कि 1.3, इनका अंतर देखेंगे 0.7, डेसिमल खत्म ना हो जाएगा तो ये 7, चूंकि डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट, डेसिमल खत्म 7 और 13, यानी गर्ल्स का संख्या 7, बॉयज का संख्या 13। कहा कि लड़कियों की संख्या का प्रतिशत, तो गर्ल्स है 60, टोटल कितना में 20 में, परसेंट तो 100 से गुना, 20 बचे 100, 7 बचे 35%, ऑप्शन है। ओके बढ़ जा। देखिए ये एलसीएम निकालना है, ये दो फंक्शन दिया है, पी एक्स दिया है इतना और एक है क्यू एक्स इतना, इन दोनों का क्या कहा है एलसीएम। एलसीएम कहने का मतलब जो इन सब से कट जाए। तो ऑप्शन में एक नज़र में अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो जरा देखिए तो एलसीएम यानी कि जिसमें ऐसा ऑप्शन जिसमें इन दोनों का और इन दोनों का पूरा फैक्टर हो, यानी कि जो इससे भी कट रहा हो उससे भी कट रहा हो। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर, ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक फैक्टर ये होना चाहिए, जो भी होगा x-2, चूंकि एक क्यू माइनस बी क्यू है एक्स क्यू। अब -8 को 2 का क्यू लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x, अब प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये दोनों तो रहना ही चाहिए, तो है नहीं। यहाँ देखिए तो यहाँ पर है x-2, ये वाला है, ठीक है। यहाँ यह स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे एक हिट हो पावर में, एक हिट ना, एक हिट हो है, वहाँ भी एक तो है, तो ये वाला तो होगा नहीं। यहाँ केवल यही x-2, ये है ही नहीं, ये खत्म हो गया। भी पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, मिला उला के मार देना है ऐसे सवालों को, ठीक है। चलिए का किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 लड़कियां हैं, गर्ल्स जो है 3/8 गर्ल्स है। तो आप बताइए 3/8 अगर गर्ल्स है तो बॉयज कितना होगा 5/8। आगे कहता है कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, कहा जितने लड़के हैं ना उसका 1/3 10 वर्ष से कम एज के हैं, और लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग का आयु 10 वर्ष से कम है। 1/3 लड़का 10 वर्ष से कम एज का है और 2/3 भाग लड़की 10 वर्ष से कम उम्र की है। का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है। देखिए ना 10 या उससे अधिक वाला का दिया है एक्चुअल वैल्यू 260 योग दिया है। एक बात बताइए 1/3 लड़का अगर 10 से कम है, टोटल जितना लड़का इसमें से 1/3 का एज 10 से कम है, 1/3 का एज 10 से कम है, तो शेष 2/3 का एज जो होगा या तो 10 होगा या 10 से ज्यादा होगा। ओके आगे आ जाइए। कहा क्या कि 2/3 भाग लड़कियां जो है वो 10 वर्ष से कम उम्र की है, 2/3 भाग गर्ल्स 10 से कम उम्र की है, 2/3 का शेष 1/3 भाग जो गर्ल्स होगी उसका एज या तो 10 होगा या 10 से अधिक होगा, यानी इतने गर्ल्स का एज 10 या 10 से अधिक है, और इतने बॉयज है जिसका एज 10 या 10 से अधिक है, इतना गर्ल्स इतना बॉयज, और इन सबको मिलाकर टोटल कितना बच्चा है जो 10 से अधिक है। तो 3 से 3 कट गया, 2 चौक 8 कट गया है ना, तो ये है 1/8, अब प्लस ये है 5/12, 8 और 12 का एलसीएम कितना 24, 8 तिया 3, 12 दूना 5 दूना 10, 3 10 13, लेकिन एक्चुअल में है कितना 210, 13 से एक बार 13 दूना 26 20, तो 1 यूनिट बराबर 24 दूना 48 480, और भिन्न में 1 जो है ये टोटल को डिनोट करता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 480। और कहा लड़कों की संख्या टोटल 480 बच्चा, इसमें बॉयज का संख्या पूछा है, तो बॉयज है कितना, देखिए तो लड़कों का संख्या है कितना, लड़कों का यहाँ है ना, हो कहाँ हम देख रहे हैं, लड़कों का संख्या 5/8, तो 480 का 5/8 बॉयज है, तो 8 6 48, 6 5 30 यानी कि 300। ठीक है बात, बढ़ जाए। देखिए इसको, ये तो आसान है ना। ए बी और सी तीनों के आय का, ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85 और 75% खर्च करता है। यदि उनके बचत का रेशियो, ए बी सी के बचत का रेशियो दिया है 8 9 20, ठीक है ना, ये बचत है, क्या है रेशियो है बचत का,
और ये परसेंटेज वैल्यू खर्च का दिया है, और नीचे कहा है कि उनकी आय में ए और सी के आय में 18,000 का अंतर, ए और सी के आय का अंतर दिया है, तो रियल वैल्यू जो दिया है ये 18,000 क्या दिया है, ए और सी के इनकम का अंतर न दिया है, तो अपने को रेशियो भी इनकम का चाहिए। ओके ना, तो देखिए ए का सेविंग बचत है, ए का बचत है 8% में, देखिए ए अपने इनकम का 80% खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया तो बचत किया क्या परसेंट, 20%। ए के बचत का कंपैरिजन बचत से इनकम निकालना है तो 100 से गुना, ठीक है। ये आय आ रहा है, क्या आ गया है आय, 100 से गुना यानी इनकम का। बी 85% खर्च कर दिया तो बचत किया क्या परसेंट, 15%। बचत का कंपैरिजन बचत से इनकम निकालना है तो 100 से गुना। और सी जो है 75% खर्च कर दिया तो बचत किया 25%। बचत का कंपैरिजन बचत से इनकम निकालना है 100 से गुना। काट दीजिए, 20 से 5 बार, 5 तिया 5 से 20, 3 तिया 9, 25 चौक 100, तो 8 बचे 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, और कटेगा 20 दूना 4, ऊपर ही काट देते 20 तिया 60, 20 चौक 80 का। ए और सी के आय में अंतर है 18,000, ए और सी के आय का अंतर 18,000, ए और सी का अंतर अनुपात में कितना है 2। अब पूछा है बी का, यानी कि 3 से गुना, 2 नमा 18, 9 तिया 27, है ना 27,000। देखिए तो का दो वृत्त एक, ये प्रॉपर्टी कई बार कराए हैं, बहुत बार कराए हैं और बार बार कराते रहते हैं, आगे भी कराएंगे, ताकि ये सब डायरेक्ट पूछता है, लोगों को याद नहीं रहता है। बार बार कराते कराते जो लोग रेगुलर होंगे उनको कुछ चीज़ तो ऐसा होगा कि एकदम सपना में भी बोल देगा। का दो वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, दो वृत्त जो है एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु टी पर स्पर्श कर रहा है। कहाँ स्पर्श कर रहा है, टी पर। कहता है आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को पी और क्यू पर स्पर्श कर रहा है। का एक आर एस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्त को टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है वृत्त को, पी और क्यू पर। का टी पी क्यू 42 डिग्री है, टी पी क्यू, टी पी क्यू ये वाला एंगल दिया है 42 डिग्री, और आपसे पूछा है पी क्यू टी, पी क्यू टी तो मिलाना पड़ेगा ना, ये वाला एंगल बताइए कैसे बताइएगा, ये वाला एंगल, ये पता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है, इससे दोनों वृत्त एक दूसरे को जिस बिंदु पे स्पर्श करेगी इस पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये फिक्स है, ये याद कर लीजिएगा, कितना डिग्री का कोण बनता है, 90। ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी 4-5 बार फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। तो ये 90 है और ये 42 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 42 डिग्री। ये 90 तो इन दोनों का योग भी 90 हो जाएगा, अगर ये 42 है तो ये 90 में से 42 घटा दीजिएगा तो 48 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट तो पूछा है ये वाला कोण कितना है तो 90, ये में से इन दोनों में से कोई पूछ देगा, क्लियर। का 33 पुस्तक का क्रयमूल्य उतना ही है जितना एक्स पुस्तक का विक्रयमूल्य, 33 का सीपी उतना ही है जितना एक्स का एसपी। सीपी एसपी को बाएं साइड लेकर आइए तो हो जाएगा कितना, एक्स बट्टा 33, यानी कि सीपी एक्स है और एसपी 33 है, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। आगे का 10% लाभ, अच्छा 10% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्रयमूल्य 10%, फ्रैक्शन बना लीजिए, नहीं समझ रहे तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, लाभ हानि क्रयमूल्य पर होता है, यानी क्रयमूल्य 10 है, एक का लाभ हुआ तो बताइए विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 11। यहाँ क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो है 1/33, यहाँ से क्रयमूल्य है 10 और विक्रयमूल्य कितना, 11 हो गया। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो 1/33, यहाँ क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो 10/11, 11 से काटिए 3 बार तो x बराबर 10 दिया 30। देखिए तो दो व्यक्ति और भी एक दूसरे की ओर 10 और 14 के चाल से चल रहे हैं, उनके बीच का दूरी 24 है, कितने समय के बाद मिलेगा, ये कोई सवाल है, वो दोनों के बीच का फासला दिया 24, एक दूसरे की ओर चल रहा है, कितने समय के बाद मिलेगा, मिलने लगा समय, दूरी बट्टा चाल, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जुटेगा, 10 और 14 24, 1 घंटा, ऑप्शन डी, है ना। देखिए सॉरी 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 यार सॉरी,
का प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का केंद्र मानते हुए बनाए गए हैं। कहा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 समान वृत्त जो है समबाहु त्रिभुज को केंद्र मानकर बनाए गए हैं। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है। त्रिभुज के उस भाग का एरिया ज्ञात करें। त्रिभुज का जो है भुजा 8 दिया है, तो 4 और 4 8, यानी कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को टच कर रहा है तब ना। जैसे समबाहु त्रिभुज का साइड 8 है और वृत्त का रेडियस 4 है, तो 4 और 4 8, यानी कि जो भी सर्कल बनेगा एक दूसरे को टच करेगा तब ना 4 और 4 रेडियस 8 और समबाहु त्रिभुज का भुजा 8 हो जाएगा। त्रिभुज के उस भाग का एरिया ज्ञात करें जो उस निर्मित वृत्तखंड के से आच्छादित नहीं है। देखिए ये बना देते हैं ऐसे। अब जैसे ये सेंटर मानकर वृत्त बना लिए, इस वर्टेक्स को इस शीर्ष को सेंटर मानकर बना लिए, इस शीर्ष को सेंटर मानकर वृत्त बना लिए, और रेडियस है 4 4 4 4। समबाहु त्रिभुज का भुजा 8 हो गया। एक बात बताइए, पूछ क्या रहा है कि त्रिभुज के अंदर और वृत्त के बाहर का जो ये क्षेत्र है, ये वृत्त के बाहर वृत्त के बाहर वृत्त के बाहर का ये जो क्षेत्र है इसका एरिया। कल वाला सेट में भी सवाल करा। अच्छा एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना कितना का होगा? 60-60 डिग्री का होगा, है ना। अब छायांकित भाग का एरिया निकालना है, तो पूरे समबाहु त्रिभुज के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया घटा देंगे। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 4 और 4 8, पूरा 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस सेक्टर का एरिया। एक सेक्टर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, एक सेक्टर केंद्र पर 60 है, तो ऐसा ऐसा सेक्टर है क्या गो? 3 गो, तो 60 60 तीनों को मिला देंगे तो 180 वाला एक सेक्टर बन जाएगा। और 180 कहने का मतलब अर्धवृत्त ना, और अर्धवृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर। 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 2, 2 से 8 बार में, 4 से 16 चौक 64। अच्छा 8 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2√3 या माइनस पाई। कौन सा ऑप्शन कोई है दिख रहा है? देखिए तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लास्ट कहता है एक गोले को किसी घन में इस तरह समाविष्ट किया गया। देखें यार, गोला को घन में डाला गया है और इस प्रकार रखा गया है कि वह घन के सभी फलक को स्पर्श करता है, घन के सभी फलक को स्पर्श करता है। यहाँ पे 3D फिगर तो बनेगा ब्लैक बोर्ड पे नहीं, इमेजिन कर लीजिए 2D बना देते हैं। ये है घन और इसके अंदर एक गोला डाल दिए हैं, ठीक है, जो सभी फलक को क्या करेगा? टच करेगा। कहा क्या, अगर घन और गोले के आयतन का रेशियो, घन और गोले के आयतन का, घन और गोला के आयतन का रेशियो ए है, घन और गोला का आयतन। देखिए यार, घन के सभी भुजा का लंबाई तो सेम होता है, एक्स बाई कुछ भी मान सकते हैं भुजा, लेकिन रेशियो दिया तो न्यूमेरिकल ही मान लेते हैं। घन के भुजा का लंबाई मान लेते हैं 2 है, घन का भुजा मान लेते हैं, घन का भुजा 2। अगर भुजे पूछ देगा सवाल में तो भुजा कभी नहीं ना मान सकते हैं। भुजे पूछ देगा कि घन का भुजा बताइए, तब नहीं मान सकते हैं कोई। लेकिन यहाँ रेशियो है, पूछ अलग रहा है, भुजा के मान पर तो कुछ डिपेंडे नहीं कर रहा है, तो मान सकते हैं कुछ भी अपने मन से। तो मान लेते हैं भुजा, घन का भुजा 2 है। एक बात बताइए, घन का ये पूरा भुजा 2 है तो इस गोले का रेडियस कितना हो जाएगा? ये पूरा गोला का डायमीटर 2, तो रेडियस कितना? गोले का, गोला का त्रिज्या आधा, यानी 1 नहीं हो जाएगा? हो ही जाएगा। अब सवाल में पहला कंडीशन दिया, घन और गोले के आयतन, घन का आयतन भुजा क्यू 2 का क्यू 8 और गोला का आयतन 4π/3 आर क्यू, रेडियस है 1 तो 1 का क्यू 1 ही रहेगा और इसका रेशियो दिया है ए। एक बात बताइए, 4 से काट दीजिएगा 2 बार में कट जाएगा, ये बट्टा वाला 3 ऊपर चला जाएगा तो ए बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 6/π, ए बराबर ये आ गया। सेकेंड रिलेशन का गोला और घन के पृष्ठ एरिया का रेशियो भी है। गोला और घन के पृष्ठ एरिया, गोला का पृष्ठ एरिया मेरे प्यारे भाई क्या होता है? तो 4πr², 4πr, रेडियस है 1 तो 1 का स्क्वायर 1, अब बट्टा में घन का पृष्ठ एरिया 6a², 6a² तो 6a है, घन का एक भुजा है 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका रेशियो है b। 4 से 4 कट गया तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया? π/6। तो a का वैल्यू आ गया, b आ गया। पूछा है a/b, a गुना b, तो a का वैल्यू है 6/π, b का वैल्यू है π/6। 6 से 6 कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना? 1, ऑप्शन डी। तो अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है ना।
तो चले मेरे प्यारे भाई, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।